Hello everyone, welcome back. I'm very excited today because I'm going to start a new unit, biotechnology, and a new chapter, principles of biotechnology. Immediately after genetics, हम biotechnology इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि biotechnology is some sort of a higher version of genetics. मतलब जेनेटिक्स में हमने जीन्स डीएनए के बारे में पढ़ा एंड बायोटेक्नोलॉजी में अब उस जीन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, राइट, हाउ टू मैनिपुलेट दोज जीन्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 11 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का जन्म कैसे हुआ. हाउ डिड बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्टेंस. हमारे कुछ सवालों से. नाउ व्हाट वर द क्वेश्चंस. हमारे मन में ये सवाल था कि भैया हमको पता चल गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, से डीएनए है. डीएनए किसका बना हुआ है, जीन्स का बना है. एंड आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वी आल्सो केम टू नो अबाउट फंक्शन ऑफ मेनी ऑफ आवर जीन्स. हमें हमारे बहुत सारे जीन्स का फंक्शन भी पता लग गया. हमने वैसे ही डीएनए की सीक्वेंसिंग अदर ऑर्गेनिजम्स में भी की थी, तो उनके भी डीएनए का हमें सीक्वेंस पता लग गया, किस डीएनए का क्या फंक्शन है पता लग गया. अब हमारे मन में सवाल क्या आ रहा है, क्या हम इन डीएनए को, जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं. बहुत तरह के सवाल आने लगे. आई गिव यू वन और टू एग्जांपल. जैसे just this is a hypothetical example to make you understand how did actually biotechnology come into being. We know there is an animal called as polar bear, right? और आपको पता है polar bears they have a property called as hibernation. ये hibernate कर सकते हैं. Now hibernation का मतलब क्या होता है, right? They can actually go for winter sleep. Winters में वो sleep में चले जाते हैं. उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म मिनिमाइज हो जाता है. बस उतना ही मेटाबॉलिज्म होता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है. इस तरह से बॉडी में एनर्जी का कंजम्पशन उस वक्त बहुत मिनिमाइज्ड होता है. एंड एक तरह से आप सब जानते हैं, आप सब कंप्यूटर पे काम करते हैं. हम कंप्यूटर को भी कभी कभी जब काम नहीं करते तो उसको हाइबरनेशन मोड में डाल देते हैं. हाइबरनेशन मोड वो ऐसा मोड होता है जिसमें केवल सिस्टम ऑन होता है लेकिन मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन पर होता है. इसकी फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्चुअली एक्टिव नहीं होते. वैसे हमें एक्चुअली ये वर्ड हाइबरनेशन वी हैव टेकन इट फ्रॉम एनिमल्स. देयर आर मेनी एनिमल्स व्हिच हाइबरनेट, वन ऑफ देम बीइंग पोलर बेयर. अब ऑब्वियसली अगर ये हाइबरनेट करता है तो डेफिनेटली कोई जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो क्या किया, मैं एक बार डिस्कवरी चैनल देख रही थी. एक अभी तो डिस्कवरी चैनल खोलो तो या तो सांप आएगा या शेर, बट एक समय था जब डिस्कवरी चैनल में वंडरफुल प्रोग्राम्स आते थे. वो हाइबरनेशन पर ही चल रहा था. दिखा रहे थे दे स्टे अंडर बिग आइस के वो केव्स बना लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं एंड मैन इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड. वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनमें ऐसा क्या मेटाबॉलिक चेंज होता है कि वो हाइबरनेट करते हैं. तो बड़ा अच्छा सा वीडियो था, डिस्कवरी चैनल का प्रोग्राम था, मैन गोइंग इनसाइड. ये बड़े बड़े पोलर बेयर उसके सामने, हम तो इतने से दिखते हैं, ऐसे 4-5 आदमी मिलकर उसको ऐसे खींच के निकाले. उनके ब्लड का सैंपल लिए हमने. ब्लड का सैंपल लेने के बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोटीन एंड देन जब वो हाइबरनेशन मोड में नहीं थे तब उनके सेल के प्रोटीन को हमने खोजा. देन वी ट्राई टू कंपेयर कि हाइबरनेशन मोड में ऐसा कौन सा प्रोटीन उनके सेल में था जो एक्चुअली नॉर्मल स्टेज में नहीं पाया जाता. दैट मीन्स दैट प्रोटीन हैज सम रोल. तो अगर वो प्रोटीन बना है हाइबरनेशन के लिए, सेल में एक स्पेशल प्रोटीन बना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई जीन उसके साथ रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें ये लग रहा है कि अगर हम पोलर बेयर का हाइबरनेशन वाला जीन खोज लें, we come to know about it, and if we transfer that gene into humans, ठीक है, हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है. वो एक्चुअली डिस्कवरी चैनल में यही प्रोग्राम था. वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइबरनेशन इन पोलर बेयर इफ एट ऑल. अब तो हमें जीन्स पता चल गया. अगर हम इस जीन को काट के निकाल लें और ह्यूमन में इनकॉर्पोरेट कर दें, तो वैसे ह्यूमन जो स्पेस जाते हैं, स्पेस ट्रैवल करते हैं, तो आपको पता है कभी कभी तो स्पेस में डेस्टिनेशन में पहुंचने में 1-2 साल का वक्त भी लग जाता है. अब 2 साल एक आदमी स्पेसशिप में ऐसे ही फालतू में बैठा हुआ काम कर रहा है, तो यार ठीक है उतना काम नहीं है, तो पीरियोडिकली अगर कुछ को हम लोग हाइबरनेशन में डाल दें, ठीक है, जैसे 3 आदमी गए, पहला 2 महीना ये हाइबरनेशन में होगा, ये दोनों काम करेंगे, फिर ये हाइबरनेशन में होगा, ये दोनों काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनका काफी एनर्जी कंजर्व होगा. हमारे मन में ये सवाल उठ रहा था, इफ वी कुड पुट देम, सी दिस इज अ हाइपोथेटिकल डायग्राम वेयर वी आर ट्राइंग टू इमेजिन कि दीस पीपल दे आर एक्चुअली इन हाइबरनेशन मोड. तो काश हम ऐसा कर सकते. देखिए, ह्यूमन माइंड में इमेजिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट human beings are the most
unique organism on this earth because of two exceptional properties. One is memory and one is imagination. Do you understand? Memory helps you connect with your past and imagination helps you connect with the future, and present तो सारे organism जीते हैं. So this has made us so different from all other organisms, so evolved, so much more advanced as compared to other animals. तो हम ऐसा imagine कर रहे हैं कि काश अब हमें जब पता लग गया है हमारे बॉडी में सारे मेजर फंक्शन जीन से कंट्रोल होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में जीन है, जीन वही 4 न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो क्या हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल कर दूसरे में इंकॉर्पोरेट करके क्या हम ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं? ऐसे कुछ ख्याल हमारे पास आ रहे हैं. यू नो दैट एवरी गुड इमेजिनेशन आगे जाकर हैज लेड टू अ न्यू डिस्कवरी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी वर इमेजिनिंग. एक इमेजिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, राइट? एक और एग्जाम्पल ये कि वी नो दैट से दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, विच इज हु इज नॉन डायबिटिक, ठीक, नॉर्मल नॉन डायबिटिक, एंड दिस इज अ डायबिटिक पर्सन. अच्छा एक बात बताओ, आखिर ऐसा क्या होता है? कल तक मैं नॉर्मल थी, ठीक, 20 साल तक मैं नॉर्मल थी, 40 साल तक नॉर्मल थी, सडनली आई बिकम डायबिटिक. एक्चुअली हो क्या रहा है? अब तो आप जेनेटिक्स पढ़ लिए. दैट मीन्स द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंसुलिन, ठीक है, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंसुलिन, वो जीन एक्चुअली क्या हो गया? म्यूटेट हो गया. दिस जीन, इंसुलिन वाला जीन म्यूटेट होने की वजह से इट हैज म्यूटेटेड. एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? तो इंसुलिन इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी, एंड दैट इंसुलिन इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी. तो आपके ब्लड का एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन ही तो कहां लेकर जाता है? लिवर में लेकर जाता है, राइट? द इंसुलिन कैरीज द एक्सेस शुगर इन योर ब्लड, right? Blood and it carries it to the liver and it stores it in the liver in the form of glycogen. अब क्या हो गया? आपका तो इंसुलिन बन नहीं रहा. क्यों? क्योंकि इंसुलिन बनाने वाला जीन आपका म्यूटेट कर गया है. म्यूटेट करने से इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो? यू हैव बिकम डायबिटिक. नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स क्या करते हैं? दे टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड. अब सवाल उठता है, क्योंकि मेरा बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं बना रहा, तो हम इस इंसुलिन हम क्या करें? देखिए हमारा वाइल्ड इमेजिनेशन क्या जा रहा है, ठीक, अभी हम वहां तक तो पहुंचे नहीं है, लेकिन उससे पहले तक पहुंच गए. एक इमेजिनेशन ये, भैया आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन खराब हो गया है ना पैनक्रियास में. ऐसे भी आपको पता है इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट तो आपकी बॉडी के हर एक सेल में है, बट वो फंक्शनल केवल पैनक्रियास में होता है. एंड पैनक्रियास में ये इंसुलिन बनाने वाला जीन आपका खराब हो गया, राइट? यही ना प्रॉब्लम है. हम काश इफ वी कुड, और ये आदमी नॉर्मल है, इफ वी कुड टेक हिज इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन जीन जो इसके पास है, नॉर्मल इंसुलिन जीन, इफ वी कुड ट्रांसफर इट टू दिस पर्सन, ठीक, और उसके जीन को अगर हम रिपेयर कर सकते कितना अच्छा होता. ये इसके वो जीन को रिपेयर कर दिया एंड ये आदमी डायबिटिक से फिर कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया. भाई हम गाड़ी रिपेयर करते हैं ना, हमारा टायर पंचर हो गया, हम एक और बाहर से टायर लगा देते हैं, ठीक, वैसे ही आपका एक जीन खराब हो गया. अगर हम हेल्दी आदमी के इंसुलिन जीन को निकालकर पेशेंट के अंदर डाल दें, और अगर उसका इंसुलिन का प्रॉब्लम मतलब ये म्यूटेटेड जीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेल्दी जीन, देन बॉडी खुद से इंसुलिन बनाने लगेगा एंड द डायबिटिक पर्सन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन अ नॉन डायबिटिक पर्सन. ऐसा हमारा इमेजिनेशन था. अभी हम ये नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि एक बार हम बड़े हो जाते हैं, ठीक, हमारे जो सेल्स हैं वो हमेशा मरते हैं और नए सेल्स आते हैं. अगर हमने एक जीन डाल भी दिया, जब वो सेल मर जाएगा तो जो सेल डिवीजन से जो नया सेल बनेगा मेरे बॉडी में वो फिर डिफेक्टिव बनेगा, राइट? तो खैर अभी ये हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं. अब देखो ये हम नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी बात सोचो, ये मेरा एक डायबिटिक आदमी है. अगर डायबिटिक है तो ये करता क्या? इसका इंसुलिन नहीं बन रहा, तो ये करता क्या? ये बाहर से इंसुलिन ले लेता है. मेरा बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा, कोई बात नहीं, आई विल टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड. वी टेक इंसुलिन इंजेक्शंस. नाउ फ्रॉम वेयर डज दैट इंसुलिन कम्स? जो एक डायबिटिक पेशेंट ले रहा है, राइट? फ्रॉम वेयर डज इट कम? अर्लियर वी वुड टेक इट फ्रॉम पिग्स. पिग को स्लॉटर करते थे, क्योंकि पिग का इंसुलिन एंड ह्यूमन का इंसुलिन काफी मैच करता है. तो वी वुड स्लॉटर द पिग्स, take out the insulin, process it, then sell it in the form of medicine, and then diabetic patient उस इंसुलिन को लेता था. अब पिग का इंसुलिन लेने का 2 डिसएडवांटेज था. क्या क्या? पहला, कहीं ना कहीं 100% तो ह्यूमन है नहीं, ठीक, सो 2 डिसएडवांटेज क्या था पिग इंसुलिन का? फर्स्ट,
100% तो ह्यूमन है नहीं है, आके है तो पिग का, इट वुड कॉज एलर्जी टू सम पर्सन, एलर्जी कॉज करता था, राइट। एंड सेकेंड बड़ा बात क्या है, इट कॉज लॉट ऑफ स्लॉटर, कितना पिग मारोगे भाई, दिन पर दिन डायबिटिक केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, कितने पिग्स मारोगे। ये दो प्रॉब्लम थे। हमें क्या लगा, कोई बात नहीं, क्या हम इसका ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल आदमी का जो सेल है, इसमें जो इसका नॉर्मल इंसुलिन जीन है, इसको हम काट के निकाल लें, लैब कंडीशन में इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लें, लैब कंडीशन में इस जीन को एक्सप्रेस करके इंसुलिन बना लें, एंड फिर इस इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट को दें। इसका दो एडवांटेज क्या है, पहला, ये ह्यूमन जीन को ही आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करके बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इंसुलिन इज ह्यूमन इंसुलिन, ठीक, सिंस वी आर एक्चुअली मेकिंग इट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन जीन, सो देयर विल बी नो एलर्जी। सेकेंड, यहाँ पिग को मारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, हेल्दी आदमी के बॉडी से इंसुलिन का जीन निकालना है, लैब कंडीशन में उस जीन को मल्टीप्लाई करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, सो दिस इज योर मल्टीप्लाई, देन वी नीड टू एक्सप्रेस इट, राइट, एक्सप्रेस कर से लैब कंडीशन में ही उस जीन को एक्सप्रेस करके इंसुलिन प्रोटीन बनाना है, और फिर इस इंसुलिन को अगर हम डायबिटिक पेशेंट में डाल दें, सो सी हमारे इमेजिनेशन कहां तक जा रहे हैं। लेट मी पुट इट वंस अगेन, जेनेटिक्स इट स्पोक अबाउट हमारा जेनेटिक मटीरियल, हमारा जेनेटिक मटीरियल क्या है, डीएनए है, उसका यूनिट क्या है, जीन है, एवरी जीन हैज अ यूनिक फंक्शन। जब हम लोग ये सब पता कर लिए, तो अब हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम इस जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या एक ऑर्गेनिज्म के जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को हम बाहर निकालकर आर्टिफिशियली उसको एक्सप्रेस करके उसके जीन के प्रोटीन को क्या हम कमर्शियलाइज कर सकते हैं। ऐसे सवाल हमारे मन में आ रहे थे। गुड, लेकिन देयर वर सम प्रॉब्लम्स, वी वर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। व्हाट वर द टू प्रॉब्लम? फर्स्ट, हम इतना, एक तो हमारा सेल माइक्रोस्कोपिक, सेल के अंदर न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपिक, डीएनए और माइक्रोस्कोपिक, एक जीन और माइक्रोस्कोपिक, वो एक पर्टिकुलर जीन, इंसुलिन जीन को आइडेंटिफाई करके काटे कैसे, हाउ टू कट अ जीन आउट ऑफ द एंटायर जीनोम, एक पूरे जीनोम से, एक पूरे क्रोमोसोम के डीएनए से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को कैसे काट के निकाले, ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। बिकॉज ऐसा थोड़े ना है कि हम ऐसे लिए डीएनए, ऐसे कैंची लिए और काट दिए, एक तो डीएनए नेकेड ऐसे दिखता नहीं है, हाउ टू कट दैट डीएनए, दैट वाज अ फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वाज द सेकंड प्रॉब्लम? इसका सेकंड प्रॉब्लम क्या था, अगर एक बार हम सेल में से डीएनए को काट के निकाल भी लिए, तो लैब कंडीशन में इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएं, क्योंकि अगर हम ह्यूमन, एक हेल्दी आदमी जो नॉन डायबिटिक है, अगर उसका हम एक इंसुलिन के जीन को बाहर निकाल लेते, राइट, और उस जीन को एक्सप्रेस करके इंसुलिन बना लेते, तो उससे तो एक ही इंसुलिन बनाना, आपको तो लार्ज स्केल में इंसुलिन बनाना है, लार्ज स्केल में बनाना है, तो ऐसा थोड़े ना है कि उसको हम बोलेंगे फिर कल एक और इंसुलिन का जीन दे, एक और इंसुलिन का जीन दे, तब तो एक आदमी को बचाने के चक्कर में दूसरे को मार देंगे आप। तो सवाल उठता है, हम तो डोनर से एक ही जीन लेंगे, आई विल ट्राई टू मेक इट्स मल्टीपल कॉपीज, ठीक, तो देन हाउ टू मेक इट्स मल्टीपल कॉपीज, दैट वाज अ प्रॉब्लम, एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट इन लैब कंडीशन। सो फर्स्ट, how to make multiple copies, that was the problem, and second problem was how to make it express in lab condition so that this protein can be used by that diabetic patient. ये दो चीजों का हमें सवाल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हम ये सोच तो रहे थे, बट इसको ये करना हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, right? But thanks to God, contribution of two scientists, one is named Cohen and the other is called as Boyer, हम अभी उनके बारे में आपको बताएंगे भी। Thanks to their contribution, this impossible का I am कट हो गया, एंड जो हमने सोचा वो पॉसिबल हो गया। जब वो पॉसिबल हो गया, उसी नए ब्रांच को हमने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस बाय विच वी थिंक, इट्स आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि हम यहाँ जीन्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
उसको काट रहे, उसको निकाल रहे, आर्टिफिशियल मीडियम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक, हम किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन किसी और में डाल रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली इंजीनियरिंग विद द जीन्स, सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल्सो नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. When this impossible का M was removed and it was converted into I am possible, right? Then this new branch of biology called as biotechnology came into being, and who are credited for making this impossible I am possible? Two scientists, I told you, one of them is Boyer and the other is your Cohen. चलिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन पहले मैं अलग अलग बताऊं, ठीक है, कि हाउ इन्होंने ऐसी क्या चीज खोजी जिससे हमारा ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट एक्चुअली हमने बायोटेक्नोलॉजी की नींव पड़ी. इन्होंने ऐसा क्या खोजा, उन्होंने ऐसी क्या बात कही दैट दीज टू प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, इनका हमें सॉल्यूशन मिला एंड बायोटेक्नोलॉजी केम इनटू बीइंग, राइट. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट बॉयर. मैं एक बात बता दूं, एक का नाम है बॉयर, दूसरे का नाम है कोहेन. मैं कोहेन के बारे में भी अभी आपको दिखाऊंगी. ये दोनों साइंटिस्ट आपस में मिले नहीं थे, इंडिपेंडेंटली उन्होंने बैक्टीरिया पर काम किया था. बोथ ऑफ देम worked independently on bacteria, but when their works were brought together, दोनों का काम जब साथ लाया गया तो हमें लगा ओ आइडिया, जो बायोटेक्नोलॉजी की हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, एंड देन वी कैन एक्चुअली गो फॉर जीन मैनिपुलेशन. सो लेट अस फर्स्ट कम टू नो दैट व्हाट इज उनके जो इंडिपेंडेंट वर्क थे वो क्या थे, व्हाट वर दे डूइंग. बॉयर एक्चुअली वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया, राइट, एंड ही सॉ दैट वेरी इंटरेस्टिंग that the bacteria, it normally makes an enzyme called as restriction enzyme. ठीक है, all bacteria मैं बता दूं, they make enzyme called as restriction enzyme. Now what is this restriction enzyme? सुनिए, आपको पता है दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है, but we are liable to be killed. One is natural death, the other is by बीमारी, डिजीज. बीमारी कौन कॉज करता है? पैथोजेंस, जिसमें से एक बैक्टीरिया भी है. बट आपको पता है बैक्टीरिया को भी एक ऑर्गेनिज्म बीमार कर सकता है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? वायरस. एंड यू नो दैट द वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस. दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज. तो ये आपका बैक्टीरियोफेज है. बैक्टीरियोफेज दे अटैक बैक्टीरिया. ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरिया भी हर कोशिश क्या करेगा? अपने आप को इस पैथोजन से, बैक्टीरियल पैथोजन बैक्टीरियोफेज से अपने आप को बचाने के लिए, राइट. तो पहले देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होता है. सो दिस इज बैक्टीरियोफेज, मैं शॉर्ट में फेज कह रही हूं. दिस इज अ पैथोजन फॉर द बैक्टीरिया. अब ये आपको पता है ये एक वायरस है, तो ये कैसे काम करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है. इट विल पुट इट जेनेटिक मटेरियल इनसाइड. इट विल इंटीग्रेट इट्स जेनेटिक मटेरियल विद द बैक्टीरियल जीनोम. अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है. फिर जब बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, अब तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब क्या हुआ? दो अलग तरह का आरएनए, देन डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री बैक्टीरियल सेल का यूज करता है, और बैक्टीरिया की मदद से ये अपने डीएनए की कॉपीज बनाता है, राइट. इट विल मेक इट्स कॉपी ऑफ डीएनए. देन विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डीएनए इसको एक्सप्रेस करके ये अपना प्रोटीन कोड बनाता है, एंड जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है तो ये बैक्टीरिया को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, एंड ये बाहर आ जाते हैं, ठीक. एंड नाउ ईच वन ऑफ देम विल अटैक अ सेपरेट बैक्टीरिया. इस तरह से ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को मारते हैं. यू नो दैट. लेट मी टेल यू वंस अगेन. बैक्टीरिया is also infected by an organism, that is a virus. That virus is called as bacteriophage. The virus, it incorporates its genome into the bacterial genome. Then with the help of the entire bacteria ka machinery, it makes its own multiple copies. It kills the bacteria, it comes out and it invades new bacteria, right. This is how bacteria gets killed by this virus. अब आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म मरना तो चाहता नहीं है. हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस के अटैक से बचने के लिए व्हाट डू वी हैव? वी हैव a system called as immune system. You know that.
हमारा इम्यून सिस्टम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है किसी भी पैथोजन से हमें बचाने के लिए। ऑब्वियसली बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी तो बचना चाहेगा। तो बैक्टीरिया में हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम नहीं पाया जाता। व्हाई? वो भी मैं बता दूं, आपके पीछे में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई देयर इज नो कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम लाइक अस। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि वी हैव अ वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। हमारे वायरस भी अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है, प्रोटोजोआ भी कर सकता है, हेलमिंथ्स भी कर सकता है, आर्थ्रोपोड्स भी कर सकता है। वी आर एलर्जिक टू डस्ट, सैंड एंड सो मेनी थिंग्स। तो क्योंकि हमारा बॉडी बाहर की इतनी चीजों से अटैक हो सकता है, सबसे बचने के लिए ऑब्वियसली हमारा जो बचने का सिस्टम है दैट इज इम्यून सिस्टम, दैट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया को लाइफ में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म हार्म कर सकता है, वो कौन है? वायरस। वो भी सारे वायरस नहीं, देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। तो जब मुझे एक ही ऑर्गेनिज्म से बचना है तो ऑब्वियसली मेरा इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है, बट ऐसा नहीं है कि होने ही नहीं वाला है। आखिर बैक्टीरिया भी तो जिंदा रहना चाहता है। तो बैक्टीरिया में अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए क्या किया? तो बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी कॉल दिस एंजाइम, व्हाई डिड वी नेम दिस बैक्टीरियल एंजाइम एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो बैक्टीरिया एंजाइम बनाता है वायरस को मारने के लिए, वायरस से बचने के लिए, उसको हमने नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों दिया मैं आपको बताऊंगी, पर पहले देखिए होता क्या है। सो दिस इज माय वायरस, व्हाट विल हैपन, द वायरस विल सेंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरिया। Once it sends inside the bacteria, bacteria will try to protect itself. तो बैक्टीरिया उस वक्त एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर क्या होगा, वायरस के डीएनए से अटैच कर जाएगा एंड अटैच करने के बाद इसके टुकड़े कर देगा। एक बार वायरस का जो डीएनए उसके टुकड़े हो गए वो इनएक्टिव हो जाएगा, और एक बार ये इनएक्टिव हो गया तो बैक्टीरिया इससे बच जाएगा। राइट, सो वी केम टू नो दिस वाज अ वेरी नोवेल डिस्कवरी डन बाय हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर ने बहुत ही खूबसूरत सी खोज की। उन्होंने ये बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ये पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वायरस इन द बैक्टीरिया। आप देखो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है द ग्रोथ ऑफ वायरस इन द बैक्टीरिया। कैसे? वो उसके डीएनए के टुकड़े कर रहा है, ग्रोथ ऑफ वायरस इन द बैक्टीरिया। सो इसीलिए इसको हमने नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरह से we found out a molecular scissor. This restriction enzyme is called as molecular scissor because it is a enzyme, so obviously it is made up of protein. So obviously ये एक बायोमोलिक्यूल है और सीजर का काम कर रहा है, डीएनए को काटता है। ये कोई ऐसे स्टील का बना हुआ कैंची नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो डीएनए के टुकड़े करता है। So we are calling it as a molecular scissor. With the discovery of this molecular scissor, it was a great discovery for us. हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था, हम एक पर्टिकुलर जीन को काटेंगे कैसे, how to cut it. So we came to know that the bacteria makes a molecular scissor called as restriction enzyme, and this restriction enzyme can be used to cut any DNA. हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो, कोई एनी डीएनए, ये तो वायरस के डीएनए को काटता है। तो मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ी चीजें और आपको बताती हूँ। मैंने इसको नाम क्या दिया, मॉलिक्यूलर सिजर। अब एक बात सुनिए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, राइट, एक बैक्टीरिया अनेक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। फॉर टीचिंग से लेट मी नेम देम एज से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ 3 ही बनाया। इट मेक्स मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा बताओ बैक्टीरिया इतने तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलता है, मुझे लगता है आप ये बोलोगे मैम अलग अलग वायरस घुसता होगा ना, तो हर वायरस के लिए अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सी दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल वर्क ऑन मे बी वायरस 1, maybe this will work on a second type of virus, that is virus 2, and maybe this will work on another type of virus like virus 3, just like in my body. In humans similar things happen. आप बोलोगे मैम फर्दर आप जस्टिफाई करोगे, मैम ह्यूमंस भी अनेक तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड ईच एंटीबॉडी इज फॉर अ सेपरेट पैथोजन। So this is antibody 1, 2 and 3. Maybe this is for typhoid, maybe this is for malaria, maybe this is for maybe cholera. तो आप बोलोगे मैम अलग अलग डिजीज का हमारा बॉडी अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है, तो वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया भी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए बनाता है क्योंकि मे बी अलग अलग वायरस, ऑब्वियसली एक ही वायरस तो इन्फेक्ट नहीं करेगा, एक बैक्टीरिया को अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मैम ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज फॉर अ पर्टिकुलर
वायरस? नो, इट इज नॉट सो. नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, बट दिस इज नॉट सो. एग्जैक्टली होता क्या है? सो इफ दिस इज नॉट देयर, अगर ये नहीं है, दिस इज नो, देन व्हाई डज इट मेक डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? ध्यान से सुनिए. अगर कोई भी डीएनए अंदर आया, एनी डीएनए आया, राइट, यू नो दैट every DNA is made up of nucleotides. So obviously it will have a nucleotide sequence. So it can have any sequence. Say it is CCC, right? Then मैं ना simplify करने के लिए मैं एक ही nucleotide डाल रही हूँ. And then maybe there is a nucleotide sequence that is, you know, A, T, C, G, and then maybe I'm just making it like this आपको समझाने के लिए. Every restriction enzyme has its own recognition sequence. अगर ये restriction enzyme 1 है और अगर इसका recognition sequence, इसका अगर recognition sequence ATCG है, तो जब भी ये restriction enzyme it will come on this DNA, ये DNA को scan करेगा. कैसे scan करेगा? फोटोकॉपी वाली मशीन देखिए ना, आप एक पेज रखते हैं तो कैसे वो पूरे पेज को स्कैन करता है, वैसे ये पूरे को स्कैन करेगा. और ये कहीं से डीएनए को नहीं काटता, कहीं से भी डीएनए को नहीं काटता. ध्यान से सुनो, इट हैज इट्स यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस. इफ एट ऑल, समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 जो वायरस बना रहा है, अगर उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ATCG है, तो इस डीएनए में जहां जहां पर भी ATCG होगा, जहां जहां पर भी, वहां ही ये काटेगा. और वहां पर भी कहां काटेगा, वो जगह भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फिक्स होता है. सपोज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 का काटने का जगह है बिटवीन A एंड T, तो ये जब भी डीएनए को स्कैन करेगा, जहां पर भी उसको ATCG दिखेगा, वहां वो A और T के बीच में ही काटेगा. राइट. सो अगर ये ऐसे गया, इसने यहां काटा, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर डीएनए का टुकड़ा अलग हो गया ना बेटा. मॉलिक्यूलर सीजर, सी, इट हैज सेपरेटेड दिस टुकड़ा ऑफ डीएनए. जो हम चाह रहे थे भैया हम डीएनए को काटेंगे कैसे, तो देखो हमने काट दिया. ठीक. ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी उसके काटने की जगह फिक्स्ड है. अब अगर दिस इज माय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 एंड से द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 जो है, सपोज इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस बेटा इसका है CCC. सपोज इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है CCC. ये इस डीएनए को स्कैन करेगा, जहां पर भी उसको CCC मिलेगा, अगर उसमें उसका फिक्स है कि हम पहले 2 C के बीच में काटेंगे, तो वो इधर ही काटेगा. सपोज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपका 3rd वाला है, से उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, से इट इज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, मे बी इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज CTGC, एंड ये C एंड T के बीच में काटता है. तो ये जब भी काटेगा, ये स्कैन करेगा डीएनए, उसको जहां ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा वहीं काटेगा. राइट. मेरी बात फिर से सुन लो, बायोटेक्नोलॉजी है, पहली बार सुन रहे हो, पहले ये सब जानते नहीं हो. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वंडरफुल, आई एम टेलिंग यू. से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं बोर्ड और मेडिकल दोनों में. बहुत छोटा चैप्टर है, एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, एवरी पैराग्राफ इज अ क्वेश्चन, एंड सबसे बड़ी बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. कोई मैथमेटिकल नहीं है, जेनेटिक्स जैसे सिंपल छोटी छोटी कहानियां हैं. अगर आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, आपको इससे इजी कोई चैप्टर नहीं लगेगा. बैक्टीरिया अपने डिफेंस में एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए दिया बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम इन इट्स ओन cell. Yeah, it restricts the growth or multiplication of virus in its body. So we call this enzyme as restriction enzyme. Herbert Boyer ने further notice किया, each bacteria makes a variety of restriction enzyme and these restriction enzymes are not virus specific. ये हर virus के लिए अलग restriction enzyme नहीं बनता, rather right, these restriction enzymes are nucleotide specific. Now they will scan the DNA. Each restriction enzyme has its own recognition sequence. वो केवल उस recognition sequence पे रुकेगा और वहां पर भी निश्चित 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटता है. अगर restriction enzyme 1
ए एंड टी के बीच में काटता है इन ATCG, तो जब भी काटेगा वो ATCG के ही ए एंड टी के बीच में काटेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? These restriction enzyme, now listen, कैसे ये हमारे काम का चीज बना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। That means these restriction enzymes are not, they are not, मैं बार बार कह रही हूं, what not, they are not virus specific, but they are, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, यस क्या है, दे आर न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? ये डीएनए का जो टुकड़ा है ये कहीं से भी आए, ये डीएनए चाहे वायरस का डीएनए हो, चाहे ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए क्यों नहीं हो, राइट, चाहे ये ह्यूमन का डीएनए क्यों नहीं हो, इनको कोई भी डीएनए दो, ये किसी भी डीएनए को स्कैन करके अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे काट सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल वायरस के डीएनए को काटेगा, ये किसी भी डीएनए को काट सकता है, प्रोवाइडेड उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस उस डीएनए में है, उधर जाकर वो डीएनए को काट देगा, राइट। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, मैम तब तो ये बैक्टीरिया में भी अगर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाए, अगर ये ATCG न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर बैक्टीरिया में पाया जाएगा, राइट, तो ये वायरस में अगर यहाँ ATCG था तो बड़ा मजा आया, इसने काट दिया एंड वायरस के डीएनए के टुकड़े हो गए, वायरस मर गया, तब तो वो अपने डीएनए के भी टुकड़े कर देगा। यानी कि हम तो लाए थे पॉइजन किसी और को मारने के लिए और हम खुद ही पी गए उसको, हमने चाय में बना दी, उसको भी चाय दिया, वही चाय हमने भी पी ली, वो तो मरा, हम खुद भी मर गए। आप बोलोगे मैम तब तो बैक्टीरिया खुद ही मर जाएगा, इसके खुद के डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बैक्टीरिया ने एक प्रोविजन रखा है। ये प्रोविजन क्या है, जब मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस वाज अ यूनिक, अ बिग डिस्कवरी फॉर अस, व्हाई वी केम टू नो दैट दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे कैन कट एनी डीएनए। तो इवन अगर तुमको इंसुलिन, सपोज यहां पर देखो आप, सपोज दिस इज माय दिस पार्ट जो ये काट के बनाया था, जो मैंने यहाँ पर आपका लिखा था, तो यहां से अगर if we are actually going for restriction enzyme 1, तो restriction enzyme 1 कहाँ काटेगा पहले, so I need to, restriction enzyme 1 जब भी काटेगा तो कहाँ काटेगा, you know that, ये ATCG के बीच में काटेगा। एंड सपोज दिस इज, ये जो बीच का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, सपोज दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज द इंसुलिन जीन, तो इस तरह से क्या हो गया, दिस इंसुलिन जीन इज सेपरेटेड, यहां पर यहां काटा, ये क्या बना TCGCCCA, एंड ये इंसुलिन जीन जैसे ही सेपरेट हो गया, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, लैब में इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम था डीएनए को कैसे काटे, ऑल वी नीड टू नो इट कि इंसुलिन जीन, ठीक है, आगे और पीछे मतलब कि कौन से न्यूक्लियोटाइड है एंड कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो इसको काट देगा ताकि हमारा जीन आपका बाहर आ जाए। सो दिस वाज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर अस दैट who did it? I told you it was Herbert Boyer. उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। उनको कौन अटैक करता है, वायरसेस। वायरस अपने जीनोम को इनके जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। इससे बचने के लिए बैक्टीरिया बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दे हैव डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दैट मींस हो सकता है ये एक ही वायरस को तोड़ने के लिए 2-3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़े। यहां दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा, यहां दूसरे ने काटा, यहां दूसरे ने काटा। इस तरह से डीएनए का क्या, वायरस का जीनोम, डीएनए आरएनए जो भी जीनोम है उसका क्या हुआ, मल्टीपल टुकड़े कट गए और इस तरह से इट गॉट इनएक्टिव। एंड सबसे बड़ी बात है, दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नॉट वायरस स्पेसिफिक, इट इज न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक। उसको वो न्यूक्लियोटाइड किसी के डीएनए में मिले, चाहे वो बैक्टीरिया के खुद में मिले, वायरस में मिले, प्लांट में मिले, ह्यूमन में मिले, उसको अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस से मतलब है, वहां पर वो स्पेसिफिक 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में काट देता है। So with the discovery of this molecular scissor restriction enzyme, हमारा पहला प्रॉब्लम how to cut DNA got solved। पर अभी ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो डीएनए हमने काटा, इस डीएनए की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सेल फ्री सिस्टम में। सेल के अंदर तो डीएनए मल्टीप्लाई कर जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे सेल में
ओरी पाया जाता है, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वो ओरी से एंड सारा सामान है उसको रिप्लिकेट करने के लिए, यानी कि पॉलीमरेज एंजाइम है हमारे पास, सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, तो हम डीएनए की डीएनए कॉपी बना लेते हैं। हम डीएनए के टुकड़े को तो बाहर ले आए, लेकिन सेल फ्री सिस्टम में यानी कि आउटसाइड द सेल इस डीएनए के टुकड़े के एक को कैसे मल्टीप्लाई करें, हाउ टू इंक्रीज इट्स नंबर, एंड अगर नंबर इंक्रीज भी कर दिए तो हाउ टू एक्सप्रेस इट, ताकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन, जैसे अगर ये इंसुलिन का जीन है तो कॉरस्पॉन्डिंग इंसुलिन बन सके, ताकि उसको बाद में हम प्यूरिफाई करके कमर्शियलाइज कर सके। ये सेकंड प्रॉब्लम का जवाब किसने दिया? अगेन दिस टाइम इट वाज स्टैनली एंड कोहेन। इन्होंने एक ऐसी खोज की, ये भी बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, ये हर्बर्ट बॉयर से कभी मिले नहीं थे, दोनों दो अलग देश के हैं, ठीक, लेकिन सेम समय के, ऑफ द सेम टाइम, इंडिपेंडेंटली दोनों बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। उन्होंने बैक्टीरिया पर काम करते करते रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज लिया, तो इन्होंने बैक्टीरिया पर काम करते करते एक यूनिक चीज खोजा, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? नाउ लेट अस सी दिस वंस अगेन। ये मेरा बैक्टीरियल सेल है, ग्रेट। इस बैक्टीरियल सेल में राइट कोहेन ने देखा एवरी बैक्टीरिया के पास अपना एक मेन डीएनए तो होता है, दिस इज माय मेन डीएनए, but other than that in some bacteria, let me tell you again, this is not found in all bacteria, in some bacteria there is another small circular DNA, जो मेन डीएनए वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक और एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, दिस इज अगेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड पर बहुत छोटा होता है। दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए का टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। नाउ दिस प्लाज्मिड इज नॉट फाउंड इन ऑल द बैक्टीरिया, बट बहुत सारे में पाया जाता है, राइट। तो उन्होंने देखा कि इसमें ये पाया जाता है प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड की विशेष बात क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस प्लाज्मिड? सी दैट दिस प्लाज्मिड can easily be removed, taken out of the bacteria without killing the bacteria. अब इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से आराम से बाहर निकाल सकते हैं, बैक्टीरिया से हटा दिया, इसको मुझे वैनिश कर देना चाहिए था, हम निकाल सकते हैं इसको, एंड विदाउट किलिंग द बैक्टीरिया। बोलोगे मैम ऐसा कैसे? आखिर है तो डीएनए, तो एक बात सुन लो, प्लाज्मिड में ऐसा कोई जीन नहीं पाया जाता, नो जीन इज फाउंड which is necessary for the survival of the bacteria. It contains no gene that is associated with the survival of the bacteria. Yes, these genes, they confer some additional advantages. They confer some additional advantages, but they are not essential gene. As a result, the advantages, as a result, हटाने से बैक्टीरिया का केवल वो एडवांटेज खत्म हो जाता है, पर बैक्टीरिया मरता नहीं। देखो इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल ये है, आपके बॉडी में बहुत सारे जीन्स ऐसे जो एसेंशियल है, जैसे वो जीन जो मे बी माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन बनाने वाले एंजाइम्स को बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जितने जीन्स हैं, ये जीन्स आपकी बॉडी में एसेंशियल है। अगर ये जीन म्यूटेट हो गए, आप पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं निकलेगा, आप मर जाएंगे, राइट। लेकिन आपकी बॉडी में कुछ जीन्स नॉन एसेंशियल भी जीन है, सो दिस इज एन एसेंशियल जीन। आपकी बॉडी में देयर आर सम नॉन एसेंशियल जीन्स ऐसे, जैसे आपका हेयर, अगर आपकी बॉडी में एक बार हेयर नहीं बना, आप टकले हो गए, क्या फर्क पड़ता है? आप मरेंगे थोड़ी ना, आपकी केवल ब्यूटी कम होगी। पैथोलॉजिकली और नॉट एट ऑल, आप में कोई बीमारी नहीं है, आपके लाइफ की लॉन्जिविटी से रिलेटेड नहीं है, राइट। से आपके बॉडी में हेयर कलर, अगर कलर खत्म हो गया, माय हेयर बिकम्स व्हाइट, दीज आर नॉट एसेंशियल जीन्स। तो अगर इस जीन को मेरे बॉडी से आप हटा भी देते हैं, आई विल नॉट डाई, आई विल रिमेन अलाइव। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज, जो इससे कुछ एडवांटेजेस मुझे मिलते थे वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली कोहेन ने ये देखा कि बैक्टीरिया में एक मेन डीएनए होता है, जिंदा रहने के लिए जितने एसेंशियल जीन्स हैं वो सारे इस मेन डीएनए में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड ऑफ कोर्स, इफ इट्स अ डीएनए, इट इज ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ जीन्स, बट नन ऑफ द जीन्स दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दे जस्ट गिव सम एडिशनल एडवांटेजेस to the bacteria. That means we can easily take out these plasmids from the bacteria. One, not only that, without killing the bacteria, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। और यही नहीं,
you can transfer it to another bacteria, जिस बैक्टीरिया का वो है नहीं, आप इसका निकाल कर दूसरे बैक्टीरिया में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। thus विदाउट इवन इस बैक्टीरिया में केवल वो जीन्स आपके ऐड हो जाएंगे, नाउ इवन विदाउट किलिंग दिस बैक्टीरिया और किलिंग दिस बैक्टीरिया। ये हमारा खोजना हमारे दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया। कैसे? नाउ ट्राई टू लिसन हाउ डिड इट गिव अस अ सॉल्यूशन। सो लेट अस गो बैक इन दिस एनिमेशन। ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं, अगर हमारा इंसुलिन का जीन हमने काट के निकाल लिया, हमारा पहला खत्म हो गया। मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इंसुलिन का जीन निकाल सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, इस जीन को हम मल्टीप्लाई कैसे करें और एक्सप्रेस कैसे करें, राइट? हम क्या करेंगे, इस जीन को इस प्लाज्मिड में, पहले तो हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे। आई टोल्ड यू द प्लाज्मिड कैन बी इजिली टेकन आउट, सो फर्स्ट आई टुक आउट द प्लाज्मिड एंड देन व्हाट आई डिड, मेरा जो ये इंसुलिन का जीन था बेटा, दिस इंसुलिन का जीन, इस इंसुलिन के जीन को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। वी इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू द प्लाज्मिड, राइट? तो अब प्लाज्मिड में तो कोई एसेंशियल जीन तो है नहीं, तो अगर उस जीन को काट के हमने अपना जीन रिप्लेस कर भी दिया तो उसमें बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? उसको निकालने के बाद वी कैन ट्रांसफर दिस जीन, ठीक, टू अनदर बैक्टीरिया। नाउ वी कैन इजीली ट्रांसफर इट टू अनदर बैक्टीरिया। तो ये हमारे जीन के साथ इसमें ट्रांसफर हो गया, मेरा इंसुलिन का जीन इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, सॉरी आई मेक इट विद ब्लू, और इसको हमने कर दिया। अब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, आपको पता है बैक्टीरिया 28 मिनट्स में अपने आप को डबल कर लेता है, वेरी फास्ट, राइट? 28, कुछ आपका बुक पे कहीं 38 लिखा, बट जो भी बोलिए हाफ एन आवर के अंदर अपने को मल्टीप्लाई कर लेता है। एंड अगर आप एक कल्चर मीडियम में एक बैक्टीरिया रखेंगे तो शाम तक आते आते इसकी मिलियंस कॉपी बन जाएगी। तो जब बैक्टीरिया की मिलियन कॉपी बनेगी तो बैक्टीरिया के हर सेल में, आई एम जस्ट मेकिंग दिस डीएनए राइट नाउ, हर सेल में, ठीक, इसके प्लाज्मिड के साथ मेरा डीएनए का भी कॉपी बन जाएगा। आई शुड हैव मेड इट विद ब्लू, मेरे भी डीएनए की देखिए कॉपी बन जाएगी, ठीक। इस तरह से मेरे डीएनए का क्या हुआ, मल्टीपल कॉपी बन गया, ठीक। अब जब बैक्टीरिया में ये जीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, इस प्लाज्मिड के तो करेगा ही, बिकॉज बैक्टीरिया में तो ट्रांसलेशन होता ही है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही। तो जब ये अपने जीन्स को एक्सप्रेस करेगा तो मेरे भी जीन को एक्सप्रेस करके क्या बना लेगा, इंसुलिन बना लेगा। दैट मीन्स बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, हम बैक्टीरियल सेल के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम न केवल अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, बल्कि उस डीएनए के या उस जीन की हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर 1 मिलियन कॉपी बैक्टीरिया का बन गया, हर में मेरा जीन चला गया, हर में मेरे जीन को एक्सप्रेस करके हम इंसुलिन बना लेंगे, राइट। नाउ इफ आई किल ऑल दीज बैक्टीरिया, तो हम इस बैक्टीरिया से क्या 1 मिलियन कॉपी अपने इंसुलिन की भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ, नॉट ओनली बाय इससे पहले था कोहेन एंड बॉयर की डिस्कवरी से वी केम टू नो हाउ टू कट द डीएनए, and Cohen की discovery से we came to know how to make multiple copies of my DNA and how to express it. Once it is expressed, all I need to do is kill all the bacteria, take out my protein of interest, that is insulin protein. मुझे अपने जीन की मल्टीपल कॉपी नहीं चाहिए, मुझे इंसुलिन की मल्टीपल कॉपी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये इंसुलिन जीन एक्सप्रेस भी करे ताकि हम इंसुलिन प्रोटीन निकाल सके। बैक्टीरिया को मारो, इंसुलिन निकालो, इस इंसुलिन को प्यूरिफाई करो, एंड प्यूरिफाई करने के बाद यू कैन सेल इट एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। दस डायबिटिक पेशेंट्स विल बी यूजिंग व्हाट, ह्यूमन इंसुलिन। अगर वो ह्यूमन इंसुलिन यूज करेंगे देन द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी एंड स्लॉटर विल कम टू एन एंड, राइट। सो विद दिस वी लर्न व्हाट, with the discovery of Boyer and Cohen, we learned that genes could be manipulated. The genes from one organism could be cut and transferred to another organism. The gene could also be transferred to bacteria. Its multiple copies could be made. It could be externally expressed. Its protein could be isolated and then commercialized. Thus, the new branch of biology, that is what? That is your biotechnology. It came into being. So now that we understand this much, let us now try to study or start the chapter biotechnology. Now how to define biotechnology? This is how your chapter starts. ये जितनी कहानी हम आपको सुनाए ना, this is not there in your NCERT main chapter. हर यूनिट के पहले किसी साइंटिस्ट के बारे में कुछ लिखा रहता है, right? If you go through that text, you will come to know about what I have taught you right now. उसमें लिखा हुआ है, it is not in your main chapter. Your main chapter starts from here.
right? That is, what is biotechnology? How to define biotechnology? According to European Federation of Biotechnology, जिसको हम शॉर्ट में EFB भी कहते हैं, right? According to them, biotechnology is defined as integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. ये डेफिनेशन में 3 पार्ट है. पहली बात मैं ये बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज पर EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन यू हैव टू कोट वर्बैटिम. जब किसी के नाम का डेफिनेशन पूछा जाता है, देन इट हैज टू बी वर्ड बाय वर्ड सेम. But if it is general definition, just define what is a clone. I'm not saying define clone as per this person, just clone. Then you can just say okay, morphologically and genetically identical organism या organism which are morphologic. आप थोड़ा change कर सकते हो. लेकिन जब किसी के नाम का definition पूछा जाता है, then it has to be quoted as it is. And what? तो पहली बात तो आप इसको as it is याद करेंगे definition. And secondly, ये definition में क्या बोल रहा है सुनिए. It is defined as integration of natural science. 3 चीजें, natural science, that means you are using the entire organism or just some of their cells or any part of their cell, ठीक, उसको आप integrate कर रहे हैं to the molecular analog. Molecular analog मतलब हम पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं यूज कर रहे हैं, हम केवल उसका restriction enzyme यूज कर रहे हैं, ठीक. तो कभी कभी हम पूरा सेल का इस्तेमाल करते हैं या सेल के पार्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं विद सम मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, दैट मींस सम एंजाइम्स और थिंग्स लाइक दैट, एंड वी यूज इट फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी इज टू सर्व मैनकाइंड. हमने जीन्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया. नाउ आई वांट टू मैनिपुलेट देम so that it can be commercially exploited. It can be used in the form of product or service for the welfare of humans, right? So this is the definition of biotechnology as per EFB. ठीक, ये some of the biotechnological products and processes. मैंने कहा ना, बायोटेक्नोलॉजी से या तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोसेस विच इज यूजफुल. तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए, लाइक वैक्सीन. ठीक, वैक्सीन इज अ प्रोडक्ट, synthesis of gene and introduction into target organism, gene therapy, in vitro fertilization, production of biological compounds. ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अगले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे how these things are made and how they are applied. That means we make some products or services which with the help of whom living organism, their cells and their molecular analogues that we use for the benefit of mankind. बायोटेक्नोलॉजी आपकी बुक में एक और डेफिनेशन है, बट इस बार किसी के नाम पर नहीं है, राइट? तो ये आप थोड़ा बहुत मन से भी लिख सकते हैं. दिस अनदर डेफिनेशन इन योर बुक. फर्स्ट वाज एज पर EFB and the other is biotechnology is the technological employment of microorganism or plant cell or animal cell or their component or their biological processes to generate product and services useful for human beings. It includes ठीक, so that is the same definition but lit in a different manner. अब बायोटेक्नोलॉजी 2 तरह का है. There are 2 types. One is the old biotechnology and the modern biotechnology. Now, old and modern biotechnology is not there in your NCERT, but I am telling you just to make you understand और अच्छे से actually biotechnology है क्या और कैसे आया. सुनिए, what is old biotechnology? मैं कह रही हूँ biotechnology 2 भाग में है. One is old and one is modern. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हम पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, माइक्रोब्स को यूज कर रहे थे फॉर ह्यूमन बेनिफिट. फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको इससे समझ में आ जाएगा व्हाट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द न्यू बायोटेक्नोलॉजी. जैसे एग्जांपल देते हैं कि हमारे घर पे जब इडली डोसा बनता है तो उसको हम फर्मेंट करते हैं. वी डू फर्मेंटेशन ऑफ इडली एंड डोसा. सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस इज अ डोसा का बैटर. मैंने यहाँ पर राइस बैटर डाल दिया है जिसको हम फर्मेंट करके I want to make डोसा का बैटर. हम पहले इसमें क्या डालते थे बेटा, अर्ली ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में? I would put yeast into it. देखो यहाँ पे मैंने ईस्ट का फोटो डाल रखा है. हम लोग जाते थे बेकरी शॉप से हम लोग ईस्ट खरीदते थे. क्यों? बिकॉज वी नो दैट ईस्ट डज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को, आपका राइस ग्लूकोज का सोर्स हो गया, इसको एनारोबिकली ब्रेक करता है टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल एंड CO2. ठीक, ये जो CO2 है उसकी वजह से आपका बैटर राइज करता है बिकॉज ऑफ दिस CO2
एंड बिकॉज ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल खट्टापन आता है, इसीलिए जो डोसा का बैटर है इट राइजेस एंड इट बिकम्स लिटिल सार, तभी आपका डोसा टेस्टी लगता है। तो पहले हम लोग इसके लिए क्या करते थे, वी वुड पुट ईस्ट सो दैट द ईस्ट वुड यूज द ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द राइस फर्मेंटेड सो दैट इट कुड बी यूज्ड टू मेक इडली एंड डोसा। दैट वाज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। हम पहले भी दादी नानी माँ के भी समय से पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। व्हाट वी आर यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। बट अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, पूरा ईस्ट को क्या डालने का जरूरत है, पूरा ईस्ट को क्या डालने का जरूरत है, आप ईस्ट का वो जीन आइडेंटिफाई करो। सो से आई मेक दिस ईस्ट, ये ईस्ट का से डीएनए, आई एम जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन एंड उस जीन का जो प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग। सपोज ये जीन ये एंजाइम बनाता है, जो एंजाइम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और जिस एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद आपका ये फर्मेंटेशन होता है। सो आई एम गोइंग टू यूज जस्ट दिस जीन एंड इट्स एंजाइम एंड यूज इट इन द बैटर। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द एंटायर ईस्ट। सो दिस इज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। Here you are using the entire organism and here you are using just the gene and the gene product. मैंने कहा था ना purposeful manipulation of genes. Genes को जब हम किसी अच्छे पर्पस के लिए मैनिपुलेट करें for human benefit, उसी को तो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। That is called as your modern biotechnology. So now you understood that biotechnology is not something very new. ये पहले भी था, हमारी दादी नानी माँ भी जानते थे किस ऑर्गेनिज्म को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करके सिर्फ उसके जीन एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी कि उसके प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में वी हैव बीन यूजिंग पेनिसिलिन फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, सैक्रोमाइसिस दैट इज ईस्ट फॉर फर्मेंटेशन, टॉडी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, एक साउथ इंडियन डिंक है उसमें हम लोग माइक्रोब को यूज करते आ रहे हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस वेयर नेचुरल ऑर्गेनिजम्स and their cells are used to obtain curd, wine, vinegar, bread, cheese, etc. यहाँ पूरा ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। so this is your old biotechnology. New biotechnology या modern biotechnology में we do not use the entire organism, we use the genetically modified organism or plant and animal cells, just the part that is important, and we are using it to make vaccines, correct a defective gene in medicines, in test tube baby technology, in crop biotechnology, tissue culture। और आज के दिन हम वो पहले नॉर्मली डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते थे, बहुत हुआ थोड़ा बहुत कमर्शियल यूज जैसे एंटीबायोटिक्स, अब हम हायर लेवल पर काम कर रहे हैं बाय यूजिंग देम। सो दिस इज योर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये जो आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, इसके दो कोर टेक्निक्स है। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द टू कोर टेक्निक्स दैट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, उसमें से एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द अदर इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक, आपके ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ बायोप्रोसेस की जगह लिखा था केमिकल, अभी कर दिया बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दोनों क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये दो चीज कोर टेक्निक्स है बिहाइंड मॉडर्न। क्यों? जेनेटिक इंजीनियरिंग विल हेल्प यू कट दोस डीएनए and bioprocess engineering will help you commercialize those DNA, right, to multiply them and make them express. So these are the two core techniques. चलिए दोनों core technique का हम समझ लें। So first core technique is genetic engineering. The genetic engineering involves all those techniques that alter the chemistry of the genetic material, जिससे आप डीएनए आधे को काट देते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। आप जैसे ही उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंकॉर्पोरेट करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोम चेंज कर जाता है। देखो जैसे ये आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए है बेटा, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप डालना चाहते हैं। जैसे आपने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिया, बैक्टीरिया का डीएनए तो ऑल्टर हो गया ना, चेंज हो गया ना, नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू अ होस्ट एंड मल्टीप्लाइंग इट। सो दैट दोस टेक्निक जिससे आप डीएनए काटते हैं, निकालते हैं, होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करते हैं और होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट डज केमिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड? इट इंक्लूड्स all the processes by which that microbe can be grown and in that the gene of interest can be multiplied. You have to make contamination free environment. Contamination free environment से मतलब क्या है? सुनिए, ये मेरा पेट्री डिश है, इसके अंदर I have culture medium. Culture medium भी न्यूट्रिटिव मीडियम है। ठीक, इस न्यूट्रिटिव मीडियम में, कल्चर मीडियम में हमने क्या किया, हमने अपना बैक्टीरिया डाल दिया, जिस बैक्टीरिया के डीएनए में हमने अपने जीन को इंट्रोड्यूस किया, एंड वी वांट दिस बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई सो दैट माय जीन कैन आल्सो मल्टीप्लाई। अब हुआ क्या, इस पेट्री डिश को हमने ऐसे ही बाहर टेबल में डाल दिया, टेबल पे रख दिया।
कि चलो भाई मेरा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। बट आपको तो पता है ना, हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर इसमें 2-3 हवा का बैक्टीरिया लैंड कर गया, ठीक है, 2-3 हवा का बैक्टीरिया लैंड कर गया, दीज आर अनवांटेड बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर, अगर लैंड कर गया और अगर ये फास्टर रेट से ग्रो कर गया तो मेरे बैक्टीरिया तो ग्रो करने देगा नहीं, तो मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ठप हो जाएगा। बिकॉज अनवांटेड बैक्टीरिया हैज मिक्स्ड विद देम एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग एट अ हायर रेट, एज अ रिजल्ट माय बैक्टीरिया कंटेनिंग माय जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नाउ बीइंग कंटामिनेटेड। तो बायो जो आपका प्रोसेस इंजीनियरिंग है, ठीक, यहाँ पे मैंने अभी भी केमिकल इंजीनियरिंग लिख रखा है, इसको होना चाहिए था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस बाय विच यू मेक अ कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, एंड यू नो गेट देयर प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एक्सेट्रा। So these are the 2 core techniques जिसपे आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आपका टिका हुआ है, ठीक। नाउ इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी के को ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ एडवांटेजेस बता रहे हैं, यहाँ एक प्लांट में एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि कैसे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से इवन यू नो एग्रीकल्चर में फायदा हुआ। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सपोज आई हैव 2 क्रॉप्स, यू कैन सी इट हियर, say this is my crop A and this is my crop B। मतलब कौन है, मेज है, मेज का ही 2 वैरायटी है, वैरायटी A एंड वैरायटी B, दे आर नॉट 2 डिफरेंट क्रॉप, एक ही क्रॉप की 2 वैरायटी है। सपोज दिस क्रॉप हैज लार्ज ग्रेन्स, ठीक है, इसका साइज कैसा है, लार्ज, बट द टेस्ट इज बैड। इसका क्या है, द टेस्ट इज वेरी गुड बट द साइज इज वेरी स्मॉल। हम क्या चाह रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस करें और क्रॉस करके एक ऐसा प्लांट बनाएं जिसमें इसका साइज आए, इसका टेस्ट आए, सो दैट दिस हाइब्रिड कैन गिव मी बेनिफिट्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। तो ट्रेडिशनल मेथड टू गेट 2 characters from 2 different plants into 1 plant, of course of the same species, ये भी कॉर्न है, वो भी कॉर्न है, ये भी कॉर्न है, उसका टेक्निक क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, जिसमें हम ऐसे दोनों प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करते थे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है, से दिस इज माय प्लांट 1, आई एम राइटिंग इट एज P1, ठीक है, एंड दिस इज माय प्लांट 2 जिसको हम लिख रहे हैं एज P2। मुझे इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए मुझे साइज, और मुझे इसका क्या चाहिए, टेस्ट, मुझे ये हाइब्रिड में चाहिए। बट ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आप जो 2 कैरेक्टर चाह रहे वही 2 कैरेक्टर आएगा, उल्टा आ गया तो पता चला इसका साइज आ गया और इसका टेस्ट आ गया, तो जो मेरा रिजल्टेंट प्लांट बना ये क्या होगा, कंप्लीट डिजास्टर, दोनों के खराब आ गए। इसका साइज खराब था वो आ गया, इसका टेस्ट खराब था वो आ गया। दिस न्यू प्लांट which will be made after this hybridization, this is going to be a complete disaster, ठीक। अब होता क्या है, सेकेंडली हमने तो यहाँ पर, मुझे ये प्लांट एकदम परफेक्ट पसंद है, मुझे इसका हर चीज पसंद है, केवल उसका साइज अच्छा नहीं है। आई वॉन्टेड ओनली 1 कैरेक्टर फ्रॉम दैट प्लांट टू कम इनटू दैट प्लांट, ऑल अदर कैरेक्टर्स आई वॉन्टेड ऑफ दिस ओनली। बट व्हेन यू आर क्रॉसिंग 2 प्लांट्स यू कैन नॉट गारंटी कि इसका एक ही कैरेक्टर आएगा, बचा हुआ इसका आएगा, ठीक। बहुत सारे वैसे कैरेक्टर्स जिसकी मैं मिक्सिंग नहीं चाहती थी वो भी हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के 2 डिसएडवांटेज थे। पहला, इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, पहली बार फेल हो गया, फिर से क्रॉस करो, पता चला फिर से उल्टा प्रॉपर्टी आ गया, फिर क्रॉस करो, तब तक क्रॉस करते जाओ जब तक डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आ जाए। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, टाइम टेकिंग ऑब्वियसली, दैट मींस। सेकेंड इसमें क्या है, अदर देन द डिजायर्ड कैरेक्टर्स, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स की भी मिक्सिंग हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल। जैसे सो यू नो अनेबल टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बार में डिजायर्ड चेंज आ जाए। अब इसी का देखो बायोटेक्नोलॉजी में क्या ऑप्शन है, विकल्प है। आई टोल्ड यू ना, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस प्लांट, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस प्लांट, आई ओनली वांट 1 कैरेक्टर फ्रॉम दिस प्लांट, दैट इज द साइज ऑफ द सीड। हम केवल वो जीन, राइट, केवल इस प्लांट का वो जीन जो साइज को एक्सप्रेस करता है, और उसमें भी वही अलील जिसकी वजह से साइज बड़ा होगा ग्रेन का, उस अलील को हम इस एक वेक्टर की मदद से इस प्लांट में डाल देंगे, तो होगा क्या, पहली बार एक बार में हो जाएगा, एक बार में डिजायर्ड कैरेक्टर मिल जाएगा। आई एम ओनली गोइंग टू ट्रांसफर दैट अलील फ्रॉम दिस प्लांट व्हिच आई एक्चुअली वांट टू गो, एंड इसके साथ क्या होगा, अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होगी, बचे हुए सारे कैरेक्टर इसके, इसका केवल एक कैरेक्टर हम डाल रहे हैं। तो सोचो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कितने डीमेरिट्स थे। बायोटेक्नोलॉजी कुड इजीली
take over those demerits, right? So that is what I'm trying to explain, how biotechnology could help us in various ways. In traditional hybridization experiments used in plant and animal breeding, hybrid have both desired and undesired character. ये इसका पहला disadvantage है. And the undesired genes are very difficult to remove. ये इसका दूसरा disadvantage है. Even the desirable genes at times are elusive. डिजायरेबल में उल्टा पलटा आ जाता है, ठीक. दिस ड्रॉबैक हैज बीन ओवरकम, अब यहां से ओवरकम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज आरडीए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए में लिखा जाता है बेटा. यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हियर ओनली द डिजायर्ड जीन्स और जीन इज आइसोलेटेड एंड क्लोन्ड एंड ट्रांसफर्ड, जिसकी वजह से द प्रोसेस इज मोर स्पेसिफिक, ठीक. सो दिस इज हाउ you know the biotechnology could be used. So now the thing is, बायोटेक्नोलॉजी में पहला चीज क्या है, यू नीड टू कट द डीएनए. ना एक बार आपने डीएनए को काट दिया, यू हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यू नीड टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ दैट डीएनए. आपको उस डीएनए के बहुत सारे क्लोन्स चाहिए. सो सिंपल इंट्रोडक्शन डज नॉट ब्रिंग अबाउट क्लोनिंग. ये कह रहा है, ऐसा कह रहा है, या क्या कह रहा है मैं बता रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी, मैं बता दूं. ये कह रहा है कि सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके सेल में ये एक और ऑर्गेनिज्म है, इसका हम डीएनए डालना चाहते हैं. सो ये इसका सेल है, ये इसके सेल का डीएनए है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए है. आई एम जस्ट मेकिंग इट विद ब्लू. आई वांट टू इंट्रोड्यूस इनटू द डीएनए ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन द सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. तो ये इसका डीएनए, आप केवल इसके डीएनए को लेकर इसके सेल में ऐसे डाल दोगे. जस्ट केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इन द सेल does not assure that multiple copies of this DNA and hence expression of this DNA can take place. कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक आदमी हेल्दी है और मैं डायबिटिक हूँ, तो बस उसका एक हेल्दी जीन निकाल कर बस मेरे बॉडी के सेल में अगर डाल दोगे एक हेल्दी जीन को, तो ऐसा नहीं मैं हेल्दी हो जाऊंगी और वो जीन काम करने लगेगा. मतलब कहने का मतलब ये है, इसका अगर जीन मुझे इसके सेल में डालना है तो जस्ट सेल के अंदर जीन को इनकॉर्पोरेट करने से काम नहीं होगा. क्यों? ये जीन कभी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि किसी भी जीन को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एन ओरी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. We need a point called as ORI or origin of replication. क्योंकि आपको पता है any piece of DNA cannot multiply itself. पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको. Any piece of DNA cannot multiply itself. DNA अपने आप को किसी भी जगह से रेप्लिकेट नहीं कर सकता. DNA अपने आप को निश्चित जगह से ही रेप्लिकेट कर सकता है, निश्चित जीन से ही न्यूक्लियर रेप्लिकेट कर सकता है, जिस जीन को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. तो बस आपने इंसुलिन के जीन को निकाला और एक हेल्दी आदमी, तो प्लांट में बना रही हूँ, आपने एक हेल्दी आदमी के सेल में डाल दिया. ऐसा नहीं है कि आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, समझो, ठीक. आपने इस प्लांट का एक जीन निकाला, बैक्टीरिया में जस्ट डाल दिया, तो ये जीन मल्टीप्लाई नहीं करेगा. इस जीन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? ओरी चाहिए. इसीलिए इसको होस्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है. वी इंटीग्रेट इट विद द होस्ट, बिकॉज होस्ट के पास क्या है? होस्ट के पास अपनी ओरी है. तो जब ये अपने को मल्टीप्लाई करेगा, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मेरे पास नोट्स है और मैं जब फोटोकॉपी वाले को देती हूँ, ठीक, तो वो मेरे नोट्स को मल्टीप्लाई कर देता है. ऐसा नहीं है आप जाएंगे अपना एक पेपर देंगे फोटोकॉपी वाले को, आपका फोटोकॉपी कर देगा. नहीं. क्यों? क्योंकि ये मेरी अपनी ऑफिस है, ये मेरा खुद का फोटोकॉपी मशीन है. तो इसमें कोई भी आदमी अगर आए और बोले भैया लो मेरा फोटोकॉपी कर दो, तो नहीं करेगा. अगर आपको अपना फोटोकॉपी कराना है तो आपको क्या करना होगा? आपको चुपके से मेरे नोट्स के बीच में अपना पेपर डालना होगा, क्योंकि मेरे पेपर्स मेरे ऑफिस में फोटोकॉपी होते हैं. तो जब मेरा फोटोकॉपी होगा तो आपका भी हो जाएगा. वैसे ही जो होस्ट है, जिसमें आप डीएनए को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पास ओरी है, अपना फोटोकॉपी मशीन है. तो जब आप उसके नोट्स में यानी कि डीएनए में अपने जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जब वो अपनी फोटोकॉपी करेगा तो आपकी भी कर देगा. वही कह रहा है यहाँ पर, जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन जीन इनटू द सेल इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. बस एक जीन को सेल के अंदर डालने से कुछ नहीं होने वाला. इट विल नॉट रेप्लिकेट. रेप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. एंड वैसा क्रोमोसोम विच हैज इट्स ओन ओरी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और इसीलिए बैक्टीरिया का प्लाज्मिड आइडल होता है फॉर दिस वर्क. ठीक है, इट इज आइडल फॉर दिस वर्क. व्हाई? आई मस्ट टेल यू. अगर ये बैक्टीरिया का सेल है और इसका खुद का डीएनए है, इफ दिस इज द प्लाज्मिड हैज इट्स ओन ओरी. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओरी ऑफ द मेन डीएनए. इसका खुद का ओरी है.
यानी कि इसका खुद का फोटोकॉपी मशीन है, राइट। तो अगर आप अपने डीएनए को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इसका खुद का ओरी है, तो ये अपने आप को मेन डीएनए से इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई कर सकता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए आप इसको आराम से एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। जस्ट इनकॉर्पोरेट योर डीएनए, आई टोल्ड यू ना, जस्ट इनकॉर्पोरेट योर पेज इनटू माय नोट्स। जब मेरा नोट्स फोटोकॉपी होगा, आपका भी पेज हो जाएगा। वैसे ही आप अपने डीएनए को ऐसे ही अगर डाल दिए बैक्टीरिया के सेल में, तो कुछ नहीं होने वाला, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। बट अगर आप ऐसे वेक्टर में जोड़ेंगे जिसके पास ओरी है, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो आपका भी कर देगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ओरी इंक्लूड्स दो स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग। ओरी प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। दिस एबिलिटी makes it an ideal vector for multiplication. Why? पहला, कोई एसेंशियल जीन नहीं है, तो तुम जब अपना जीन डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई जीन एसेंशियल है। भैया अपना जीन डालोगे तो इसका कोई एक जीन खराब होगा ना, उसकी जगह अपना जब डालोगे तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, इसको निकाल लो तो बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, इसका खुद का ओरी है, तो ये अपने इंडिपेंडेंट इससे मल्टीप्लाई करता है। दैट इज वाई इट सर्व्स एज अ गुड वेक्टर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक, सो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था वो कैसे बना था? उसे बॉयर एंड कोहेन ने मिलकर बनाया था। ये अब दोनों मिल गए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने शेयर किया, एंड टुगेदर दे मेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाउ? ये पूरा प्रोसेस पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आता है, हाउ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड। सी, कोहेन एंड बॉयर इन 1972 were the first to produce a recombinant DNA molecule. मैंने बार-बार कहा है, recombinant DNA को rDNA भी लिखेंगे। They first isolated, ये एक बैक्टीरिया उन्होंने लिया, आपके एनसीईआरटी में इस बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा है। They first isolated an antibiotic resistant gene out of a piece of DNA from a plasmid responsible for conferring antibiotic resistance. उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक जीन था, प्लाज्मिड में एक जीन था। ये जीन कैसा था? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। इस जीन की वजह से ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनता है। सपोज ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, सपोज ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो अगर आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर गया और अगर आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा जीन है जो उसको एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है। गॉट इट? सो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा है, उस बैक्टीरिया से उन्होंने क्या निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था, उस जीन को निकाला। This was carried out with the help of first restriction enzyme or molecular scissor which cuts the DNA at a particular region forming complementary sticky end. Sticky end क्या हम बातें बताएंगे। तो ये डीएनए को हमने किसकी मदद से काटा? पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है EcoR1। देखिए उस डायग्राम में लिखा हुआ है, हमने बैक्टीरिया से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने नाम दिया है EcoR1। ठीक, उस EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने बैक्टीरिया के एक जीन को बाहर निकाला। ये जीन कैसा जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। दिस कट डीएनए was attached to the plasmid of another bacteria, Salmonella typhimurium. ये सेकेंड बैक्टीरिया है, इसका प्लाज्मिड हमने निकाला। ठीक, सो दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस प्लाज्मिड इज द वेक्टर जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बैक्टीरिया से लिया है, वेक्टर भी बैक्टीरिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से लिया है, एंड वेक्टर भी हमने दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया है। अब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। सच अ क्लियर डायग्राम यू कैन सी हियर। This antibiotic resistant gene which is shown in pink color, I have drawn it. Now this DNA is called as rDNA or recombinant DNA. Why? Because this DNA has been made by recombination from two DNA from two sources. ठीक, जो डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, वो हमने किससे लिया? एक बैक्टीरिया से। कौन सा जीन लिया उसका? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट कन्फर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू दैट बैक्टीरिया। ये जीन हमने कहां से निकाला? उसके प्लाज्मिड से निकाला। कैसे निकाला? बाय यूज ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज
not the first, but this was the first use of restriction enzyme, that is called as EcoArgon. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड निकाला, उसको काटा और इन दोनों बैक्टीरिया को हमने जोड़कर हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया। ठीक, इस रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने दोनों में से किसी में वापस नहीं डाला, इसका कुछ हिस्सा लिया, इसका कुछ हिस्सा लिया। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको हमने एक तीसरे बैक्टीरिया में डाला जिसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, सो आई विल शो यू दैट इन माय नेक्स्ट स्लाइड। द टू डीएनए नाउ आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। सी लाइगेज आपको पता है जोड़ने वाला एंजाइम है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। दिस वाज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, अ बैक्टीरिया रिलेटेड टू सैल्मोनेला। ठीक है, ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला से मिलता जुलता था। सैल्मोनेला के प्लाज्मिड को मॉडिफाई करने के हमने ई कोलाई में डाला। ये ई कोलाई बैक्टीरिया सैल्मोनेला से मिलता जुलता है, लेकिन इसका निकाला रिकॉम्बिनेंट वापस ना इसमें डाला ना इसमें डाला, एक थर्ड बैक्टीरिया में डाला। ठीक, नाउ दिस बैक्टीरिया रेप्लिकेटेड यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द होस्ट। रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड, वो सब हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया के मल्टीपल कॉपीज बने। हर कॉपी में हमारा डिजायर्ड जीन भी चला गया। यू कैन सी दिस, हमारा डिजायर्ड जीन सब में चला गया। ठीक है, कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर। ठीक, दिस वे 1972 में पहली बार कोहेन एंड बॉयर ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया एंड उन्होंने पहला जीएमओ बनाया, genetically modified organism. Now what is the difference between our DNA and GMO, genetically modified organism? Now see this. ये दोनों डीएनए मिलकर जो एक नया डीएनए बना, एक का कुछ हिस्सा, एक का कुछ हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हमने होस्ट में डाला, ठीक, तो होस्ट का जीनोम मॉडिफाइड हो गया ना, ये इसका अपना डीएनए और आपने इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए डाल दिया जो उसका खुद का है नहीं। ठीक, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। सो इस तरह से हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट, हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेयर इट इज, कहीं यहां लिखा होगा, दिस इज हाउ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द फर्स्ट जीएमओ वाज मेड। ठीक है, सो ये भी अब आपको पता चल गया बायोटेक्नोलॉजी की खोज कैसे हुई, व्हाट आर द कोर टेक्निक्स ऑन व्हिच द बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड्स, राइट, then what is old biotechnology, new biotechnology, and how the first genetically modified organism and our DNA was made. Now, so in short, what we can conclude is that our DNA, recombinant DNA technology, जिससे genetically modified organism बनते हैं, उसके कुछ core steps हैं. What are the steps? First, you have to first find out the desired gene, जिसको आपको multiply करना है. So that is the first step. 3 steps आता है आपको. So first step is to identify your gene of interest, जिसको आपको multiply करना है. Then introduction of the desired gene, DNA into the host. पहले आप अपने दोनों desired genes को खोज लीजिए, मतलब जो जीन आपको डालना है और जो आपका वेक्टर है, इन दोनों को देख लीजिए, दोनों को मिलाकर आप क्या बना लीजिए. So let me remove that. ये आपका ये है, दोनों को मिलाकर आप क्या बना लीजिए, rDNA. So that is the first step. Once the rDNA has been made, next is to transfer this rDNA into the host. ठीक है, so this is the step 1, this is the step 2, introduction into the host, and then maintenance of introduced genetic material in the host and its multiplication. अब इस host के अंदर आपका ये desired gene है, ये multiply करना चाहिए. So that is the third step. That is multiplication of your desired gene and your expression of the desired gene. So these are the 3 core steps, right, in biotechnology. There are a lot of tools that are required to accomplish these 3 steps. इन तीनों स्टेप को करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है. वो टूल्स क्या है और कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, this we'll know in the next lecture. But before that, let's have a quick look at what is there in your NCERT. So just open this unit का जो पहला chapter है. In the beginning you can see the photograph of Herbert Boyer. This is the place जहाँ Herbert Boyer and Cohen का contribution as to how biotechnology was the field was laid, ये actually इस page में लिखा है. This is not a part of your chapter. Now let us start the chapter 11, biotechnology principles and process. In the first page you will see it's written the definition of biotechnology. This is the first definition जो आप
को जो पढ़ाया वो है, एंड दिस इज द सेकंड डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय ELP, तो इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक। सो दिस इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट आर द टू कोर टेक्निक्स दैट गिव बर्थ टू बायोटेक्नोलॉजी? वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू कैन सी, एंड द अदर इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस बनाते हैं. This green part means this has been added this year in your NCERT. Now come to the next paragraph. It is telling some example जो मैंने बताया था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की क्या डिसएडवांटेज है, इसमें अनडिजायरेबल जीन भी चले जाते हैं. सो वी केम अप विद द न्यू ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें जीन के क्लोन करके हम ट्रांसफर करते हैं. इसमें केवल डिजायरेबल सेट ऑफ जीन्स का ही ट्रांसफर होता है, ठीक. बट ये कह रहा है कि एनी पीस ऑफ DNA कैनॉट मल्टीप्लाई on its own, so it has to be made, it has to be integrated into the genome of the recipient. Why? Because the recipient has its origin of replication. तो जब आप alien DNA को link करते to the origin of replication, तब आपका जो DNA है, alien DNA है, it replicates in the host organism. This process is called as cloning. This process by which आप अपने DNA के identical copies बनाते हैं within the host, this is called as cloning. तो आपके पूरे सिलेबस पे क्लोनिंग का डेफिनेशन दो जगह, एक तो चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां क्लोनिंग को डिफाइन किया एज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अलाइक ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर तो अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से यू कैन इफ इट इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, आपका डेफिनेशन कुछ और होगा. बायोटेक से क्वेश्चन से पता लग जाता है कौन सा आंसर करना है. अगर क्लियर नहीं है तो फिर दोनों चैप्टर का सही होता है. Now for this you required a vector. So vector में हम लोग किसमें हमने यूज किया प्लाज्मिड को, और पहला रिकॉम्बिनेंट DNA किसने बनाया? कोहेन एंड बॉयर ने 1972 में by putting a gene into Salmonella typhimurium. तो ये जो सैल्मोनेला वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, ये आपका यहाँ तक है, ठीक. इसमें बताता है कि we are using restriction enzymes which are also called as molecular scissors, and by this method हमने फर्स्ट DNA को बनाया. अब जब हम इसको बनाते हैं तो the three basic steps हमारे बायोटेक्नोलॉजी में क्या आते हैं? Identification, introduction and maintenance. The last topic which I had actually taught you while dealing with this chapter. So with that we have come to an end to this topic, to the introduction part of this chapter. I hope you understood it. So as I always say, please like the video, put your comments, share it with your friends, and do subscribe if you are new to my channel. And in my next lecture, I'm going to deal with, as I told you, with the tools of biotechnology. Till then, take care of yourself. Goodbye and good luck.